हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं डिम्पल कटारिया आज आपको कराने जा रही हूँ 11th क्लास फिजिक्स का पार्ट 2। ओके, एंड पार्ट 2 में हम लेकर चल रहे हैं चैप्टर 9 दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो बच्चों, इसका पार्ट 1 जो है हम क्लियर कर चुके हैं, मतलब हम उसको डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। आपको ध्यान है कि पार्ट फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था। पार्ट फर्स्ट में वैसे तो हमने बहुत सारे टर्म्स पढ़ी थी, लेकिन उन सब टर्म्स को कौन जनरेट करता है, मतलब किसकी वजह से वो टर्म्स जो है वहां पे आती है। जैसे कि जो भी हमने पढ़ा था, इलास्टिसिटी पढ़ा था हमने, वहां पे इलास्टिक लिमिट पढ़ा था, इलास्टिक फैटिग पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, स्ट्रेस पढ़ा था। तो ये जो इतनी सारी जो हमने टर्म्स पढ़ी थी, अगर हमसे पूछा जाए कि इनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो वहां पर कौन था, हु वॉज द रिस्पॉन्सिबल, तो वहां पे कौन था, डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब कि जब तक आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ना लगाएं, तब तक वो सारी चीजें तो वहां पे होंगी ही नहीं। सो डिफॉर्मिंग फोर्स इज द मेन कैरेक्टर इन दिस चैप्टर। अब डिफॉर्मिंग फोर्स में क्या होता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो सकता है, और ये जो चेंज होता है उसकी साइज में हो सकता है, उसके शेप में हो सकता है, या फिर उसके वॉल्यूम में हो सकता है। सो 3 काइंड्स का आपको यहाँ पर चेंज देखने को मिलता है। अब कॉन्सेप्ट है कि ये जो आपको चेंज देखने को मिला, दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसका डिफॉर्मेशन हो गया है। क्लियर? और जो डिफॉर्मेशन हो जाता है, सो वी कैन से दैट द बॉडी इज स्ट्रेन्ड नाउ, यानी कि वो जो बॉडी हो गई है वो कैसी हो गई है, स्ट्रेन्ड हो गई है। सो अब हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि ये स्ट्रेन क्या होता है। तो बच्चों, हमने अभी भी क्या पढ़ा था कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, देन बॉडी टेंड्स टू चेंज इट्स कॉन्फ़िगरेशन, दैट मे बी लेंथ, ओके, दैट मीन्स साइज, शेप और वॉल्यूम। दिस चेंज इन द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेन। अगर आपसे कहा जाए कि स्ट्रेन क्या होगा, तो ये जो भी हमारे पास चेंज होता है, अगर हम उस चेंज को जो उसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन होती है उससे कंपेयर करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होता है, स्ट्रेन कहलाता है। ठीक है, तो स्ट्रेन की डेफिनेशन यहाँ पर क्या होगी, देखिए, व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स जो है वो अप्लाई करते हैं। ओके, देन बॉडी चेंजेस इट्स कॉन्फ़िगरेशन। उसकी जो चेंजेस होते हैं ना, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाते हैं। ओके, और वो क्या क्या हो सकते हैं, लेंथ, दैट मीन साइज, शेप और वॉल्यूम। देन द बॉडी इज सेड टू बी स्ट्रेन्ड। तो उस टाइम में हम उस बॉडी को क्या कहते हैं, स्ट्रेन्ड कहते हैं। तो अब बच्चा, आप उसको स्ट्रेन कहते हो, तो आपको यहाँ पर स्ट्रेन की डेफिनेशन भी देनी होगी कि जी स्ट्रेन तो ये होता है। स्ट्रेन की हमारे पास क्या डेफिनेशन होगी, देन वी विल राइट हियर, स्ट्रेन इज द रेशियो। ओके, ये हमारे पास क्या है, रेशियो है। स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जो भी चेंज होता है बॉडी में, उसकी चेंज की आप यहाँ पे क्या करते हैं, रेशियो लेते हैं, और वो आप किसके साथ लेंगे, कॉन्फ़िगरेशन विद द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के साथ। ठीक है, तो जैसे कि अब हमारे पास यहाँ पर हम जो स्ट्रेस अप्लाई करते हैं वो 3 काइंड्स के अप्लाई करते हैं। एक तो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ध्यान है, और एक होता है हमारे पास क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और थर्ड टाइप जो होता है हमारे पास वो कैसा होता है, शियर स्ट्रेस होता है। तो जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो भी स्ट्रेन है वो क्या है, दिस इज द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए बॉडी विद द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो इस कॉन्सेप्ट के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेन होगा वो भी कितने टाइप्स का होगा, 3 टाइप्स का होगा। ठीक है, 3 टाइप्स का होगा। कौन कौन से टाइप्स का होगा, तो उसको आप सोचिए। इतने हम यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि हमने कहा जी स्ट्रेन तो ये होता है, तो अगर आपसे स्ट्रेन का मैथमेटिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने को बोला जाए, तो आप बोलेंगे स्ट्रेन दैट इज द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन
मैथमेटिकली तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे एंड और हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन से। अब बच्चा एक बात देखो, क्या अगर लेंथ में चेंज होगा तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि आप चेंज इन लेंथ लोगे और डिवाइड करोगे किससे, चेंज इन ओरिजिनल लेंथ से। तो क्या उसकी कोई यूनिट होगी, मतलब जैसे आपने ये कह दिया कि ऊपर भी एल आना चाहिए लेंथ और नीचे भी एल, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। सो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर हम ये कहते हैं कि जो स्ट्रेन है यहाँ पर कोई यूनिट आपकी बचती ही नहीं है, मतलब सब कैंसिल हो जाता है। सो दिस इज यूनिटलेस, ये यूनिटलेस होता है। और फिर कॉन्सेप्ट क्या होगा, अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगी। सो वी कैन से दैट इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, मतलब जो भी हमारे पास स्ट्रेन होता है वो यूनिटलेस भी होता है और कैसा होता है, डायमेंशनलेस भी होता है। अब बच्चा आपके पास ये तो हो गया ये पॉइंट। अब जैसे कि मैंने अभी आपको क्या कहा था कि आप सोच के रहिएगा क्या, कि यहाँ पर हमने पढ़ा था कि कल जो भी प्रीवियस क्लास थी कि स्ट्रेस, उसमें क्या होता है कि आप किसी भी बॉडी पर जो फोर्स लगाते हैं उससे 3 टाइप्स के आपके पास यहाँ पर क्या होते हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं। लेंथ में, दैट मीन साइज, शेप और या फिर उसकी वॉल्यूम। तो जो हमारे पास स्ट्रेस होते हैं उसी के बेस पर हम कह सकते हैं कि जो हमारी स्ट्रेन भी होती है वो भी कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की होती है। ओके, अगर आपके पास लेंथ में चेंज होगा तो आप इसे बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, लेंथ में चेंज होगा तो हम इसे बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं टेंसाइल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, ये इसके डिफरेंट नेम्स हो जाते हैं। और सिमिलरली अगर आपके पास जो चेंज है वो किस में देखने को मिलता है, वॉल्यूम में, तो आप इसको बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है बच्चे, और अगर हमारा स्ट्रेन जो है वो हमें शेप में देखने को मिलता है, यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो जाती है देन वी विल से इट शियर स्ट्रेन, हम उसको बोलेंगे शियर स्ट्रेन। तो बच्चों ये हमारे पास स्ट्रेन की डेफिनेशन, इसके कॉन्सेप्ट और इसके टाइप हो जाते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, देन हम डिस्कस करते हैं इन तीनों पॉइंट्स को बिल्कुल डिटेल से। क्लियर, आप इसे नोट कर लीजिए। स्ट्रेन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बाद अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट जो स्टेप आता है दैट इज द टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। तो स्ट्रेन जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो बच्चों जैसे कि हमने देखा कि स्ट्रेन के 3 टाइप्स हैं, जिसमें हम यहाँ पर क्या लेकर चल रहे हैं, फर्स्ट टाइप लेकर चल रहे हैं एंड दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो जैसे कि इसके नेम से ही हमें पता चल रहा है लॉन्गिट्यूडनल, दैट मीन्स लीनियर, यानी कि एक ही लाइन के अकॉर्डिंग। सो कॉन्सेप्ट ये हुआ, जब भी डिफॉर्मिंग फोर्स जो है वो लेंथ में अगर चेंज करता है, ओके, लेंथ में चेंज करता है, तो आप इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। ओके, सो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारे पास है, व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस ए चेंज इन द लेंथ, ओके, चेंज इन द लेंथ, देन द स्ट्रेन इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, हम उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। ओके, एंड विद इन इलास्टिक लिमिट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जब भी आप किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, ये लीजिए, जैसे हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की लेंथ हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, दैट इज एल, स्मॉल एल। अब हमने क्या किया है, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर दिया इस डायरेक्शन में। तो बच्चे जब हमने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है तो ये जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है ये क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, वी आर पुलिंग इट, तो इंक्रीज हो जाती है। तो हम सपोज करते हैं कि यहाँ से लेकर ये जो लेंथ है यहाँ तक आ जाती है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये इतना लंबा यहाँ पे हो जाता है। तो इसकी जो लेंथ थी पहले ये थी, अब क्या हो जाती है, यहाँ से यहाँ तक हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है हमारे पास, चेंज इन लेंथ, यानी कि इतनी लेंथ जो है ये बढ़ जाती है। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट क्या हुआ, अगर आपने इस लेंथ को सपोज किया एल है, तो आपके पास जो नेक्स्ट लेंथ है, रिवाइज्ड लेंथ, वो क्या होगी, एल प्लस डेल्टा एल होगी। ओके, तो एल प्लस डेल्टा एल अगर ये हो जाती है तो जो भी चेंज होगा वो क्या होगा, डेल्टा एल होगा। तो स्ट्रेन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, विद इन इलास्टिक लिमिट द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज क्या है ये, दिस इज द रेशियो, स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ
और किसके साथ है, टू ओरिजिनल लेंथ। और बच्चा जब ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो जाता है तो जो भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगी हम उसको किस तरीके से, क्या फॉर्मूला होगा, दैट देन हम उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एल अपॉन एल से। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसको हम यहाँ पर ये बोलेंगे। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप के बाद अब हमारे पास जो सेकेंड टाइप आता है दैट इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दैट मीन्स वॉल्यूम में चेंज होगा, ठीक है ना। सो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होगा, विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट volumetric strain is the ratio of change in volume, okay, change in volume to original volume। जो भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है उसमें जो भी चेंज हो रहा है उसका रेशियो आप लेंगे किसके साथ, ओरिजिनल वॉल्यूम के साथ। सो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जब भी डिफॉर्मिंग फोर्स जो होता है वो क्या करता है, हियर इट इज प्रोड्यूसिंग चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो लाइक हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और इसका वॉल्यूम फिलहाल यहाँ पे कितना है, v है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम क्या हो रहा है कि जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स यानी कि जो भी हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है वो अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, इसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता है। और डिक्रीज होता है, अभी हमने कितना लिया, इट्स कैपिटल V, और जब वो डिक्रीज होता है तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि इतना ये यहाँ पे हो जाता है और ये वैल्यू क्या हो जाती है, V डैश। सो वॉल्यूम पहले कितना था हमारे पास, ओरिजिनल वॉल्यूम, लेट ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल टू V, और जो अब हमारे पास रिवाइज्ड वॉल्यूम है वो कितना है, हम इसको यहाँ पर ले लेते हैं, दैट इज V डैश, ठीक है, V डैश है। तो ये आपको कैसे मिला होगा, जब आपका ओरिजिनल वॉल्यूम में क्या हुआ होगा, डिक्रीमेंट हुआ है, यानी कि कोई ना कोई उसमें कमी आई है। तो ये जो कमी आई है इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, डेल V। सो आपके पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा नेक्स्ट, देन यू कैन कैलकुलेट चेंज इन वॉल्यूम। सो चेंज इन वॉल्यूम फिर हमारे पास क्या होगा, पहले हमारे पास V था, फाइनल में से V डैश में से V को माइनस करते हैं, ठीक है। तो V डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज V माइनस डेल V, और आप इसको माइनस कर रहे हो किसको, V को, तो ये आपने V को माइनस किया तो V से ये V कैंसिल हो जाता है और ये हमारे पास कितना आ जाता है, माइनस डेल V। माइनस का साइन यहाँ पर क्यों आता है, बिकॉज इट इज इंडिकेटिंग द डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम, ठीक है। तो आपके पास बच्चा यहाँ पर फिर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है वो क्या होगी, दैट इज द चेंज इन वॉल्यूम, और चेंज इन वॉल्यूम में आप किससे डिवाइड करोगे, ओरिजिनल वॉल्यूम से, ओके, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इसका फॉर्मूला होगा हमारे पास, चेंज इन वॉल्यूम कितना है, माइनस डेल V, और आपके पास ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, दैट इज V। सो दिस इज इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन V, वेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डिक्रीज इन वॉल्यूम। भाई यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाता है, ठीक है बच्चा। तो ये हमारे पास यहाँ पर सेकंड कॉन्सेप्ट हो जाता है किसका, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। तो दो टाइप के आपके पास तो हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, शेयर स्ट्रेन की। तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। थर्ड टाइप का हमारे पास यहाँ पर हो जाता है शेयर स्ट्रेन। ये बच्चा काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से समझने की भी जरूरत होगी, ठीक है। जब आपके पास डिफॉर्मेशन फोर्स जो भी होता है, ओके, डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन द शेप ऑफ दैट बॉडी। अगर कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप में चेंज लाता है, ठीक है, शेप में, तो हम क्या करते हैं, जो भी उसका चेंज आता है उसको अगर आप उसकी ओरिजिनल शेप से रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, शेयर स्ट्रेन हो जाएगा। क्लियर। सो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लिखेंगे, व्हेन deforming force produces change in the shape
shape of body. Change in the shape of body. Then the strain is shear strain. उस टाइम पे जो भी स्ट्रेन होती है वो हमारे पास क्या होती है, shear strain होती है. ठीक है, तो अब आपकी शेप में कैसे चेंज आएगा, आपको ध्यान होगा जब हमने shear stress का जो एग्जांपल कराया था तो उसमें मैंने आपको एक क्यूबिकल जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में डिस्कस किया था वहां पे, जिस पर हमने टेंजेंशियली क्या किया था, फोर्स अप्लाई किया था. तो आज हम क्या करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं. तो ये देखिए, ये हमारे पास एक क्यूबिकल शेप है. इसमें हम क्या करते हैं कि इसका ये वाला जो पोर्शन है, मतलब इसका जो बेस है उसको तो हम क्या करते हैं, रिजिड कर देते हैं. ओके, यानी कि ये जो बेस है ये एकदम फिक्स हो जाता है, ये मूवमेंट नहीं कर सकता है. और यहाँ पर हम क्या करते हैं, टेंजेंशियली जो है एक फोर्स जो है अप्लाई करते हैं. तो फोर्स अगर हम इस डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये जो स्ट्रेट खड़ा है, ये इस तरीके से टिल्ट हो जाता है. इसका मीनिंग ये हुआ कि यहां से अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे, ये वाला जो फेस है वो इधर आ जाता है. तो हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये लीजिए. ठीक है, इसी तरीके से ये वाला आपका फेस इस तरफ आ जाएगा एंड डेट विल बी इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, और सिमिलरली आप इसको यहाँ पर देखिए, ये इधर डिस्प्लेस हो जाता है और ये कॉन्सेप्ट हमें इस तरीके से शेप जो है इसकी मिल जाती है. ये हमारे पास ऑब्जेक्ट मिल जाता है. तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट की जो ओरिजिनल पोजीशन थी वो यहाँ पे थी, अब ये इस तरफ चला जाता है, यानी कि यहाँ पर ये क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है. तो ये क्या करता है, किसी एंगल से डिस्प्लेस होता है और हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, फाई एंगल है. इट मीन्स यहाँ पर जो भी हमारे पास डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है वो किस में देखने को मिल रहा है, फाई में. ठीक है, अगर अब आपसे ये कहा जाए कि दिस फाई इज वेरी स्मॉल, ये जो फाई है ये बहुत कम है, तो उस कंडीशन में आप अप्रोक्सीमेशन रूल फॉलो कर सकते हैं. एंड अप्रोक्सीमेशन रूल के अंदर आप ये कहेंगे कि फाई जो है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, tan फाई के. ठीक है, अगर tan फाई के इक्वल होगी तो tan फाई इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो बच्चा हम यहाँ पर फाई के लिए कैलकुलेशन करेंगे किसकी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की. तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर इसको ओ नेम दिया जाए, इसे ए और इसे बी, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, ए डैश होगा. ठीक है, तो ये ट्रायंगल हमें मिलेगा ओ ए डैश. इन ट्रायंगल ओ ए डैश, तो परपेंडिकुलर क्या होगा इसमें, परपेंडिकुलर अगर आप देखेंगे तो ये वाला होगा, मतलब जो भी आपका ऑब्जेक्ट था इसकी जो शेप में चेंज आया तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ये हो गया. ठीक है, सो इस डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं ये कितना है, डेल्टा एक्स. तो परपेंडिकुलर तो जी आपका डेल्टा एक्स हो गया है अपॉन बेस. बेस आपका क्या होगा, बेस देखिए ये आपके पास ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक था, एंगल जो फाई है वो यहाँ पे बना हुआ है. इसका मीनिंग ये हुआ कि ये इसकी क्या है, बेस है. तो हम इसको अगर एल लेंथ लेकर चलते हैं तो यहाँ पर ये किसके इक्वल होगा, एल के. एंड दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ शेयर स्ट्रेन. हम इसको यहाँ पर बोलेंगे शेयर स्ट्रेन. सो फाई बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये किस किस के बीच में रेशियो है, दिस इज द डेल्टा एक्स. डेल्टा एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन फेस, और किसके साथ ले रहे हो, ये जो आप रेशियो यहाँ पर ले रहे हो किसके साथ ले रहे हो, विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड सरफेस. ये फिक्स्ड आपके पास सरफेस है ना, इस फिक्स्ड सरफेस से ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड सरफेस. सो इस बेस पे हम यहाँ पर शेयर स्ट्रेन जो है इसकी एक डेफिनेशन जो है वो और दे सकते हैं. क्या, दिस इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन फेस टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड सरफेस. यानी कि डेल्टा एक्स आप लेंगे यहाँ पर किसके साथ, एल के साथ. तो ये जो रेशियो है यानी कि फाई, ये हमारे पास क्या हो जाता है, शेयर स्ट्रेन हो जाता है. ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो डेल्टा एक्स ये जो चेंज होगा किस में होगा, लाइक मीटर में, और लेंथ है ये भी किस में होती है, मीटर में. सो मीटर से मीटर कैंसिल, तो हमारे पास ये कैसी हो जाती है, यूनिट लेस क्वांटिटी
हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रेन है वो कंप्लीट होता है और स्ट्रेन के कंप्लीट होने के बाद एक बहुत ही प्यारा सा और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है हमारे पास, दैट इज हुक्स लॉ। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम हुक्स लॉ को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। लॉ होता क्या है, तो सबसे पहले हम ये कॉन्सेप्ट लेते हैं कि ये हुक्स लॉ जो है ये कैसे डिस्कवर हुआ था। बच्चा 1676 में, ओके 1676 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नेम था हुक। उन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था उस टाइम में, और वो जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था एक वायर और उसकी उन्होंने यहाँ पर देखना चाहा था डिपेंडेंस किसके ऊपर, लोड पर। इनके बीच में ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जब भी ये क्या करते हैं, इस वायर पर लोड इंक्रीज करते जाते हैं, दैट मीन्स फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करते जाते हैं, वेट बढ़ाते जाते हैं। तो फिर इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि ये जो वायर है इसमें भी क्या होता जाता है, एक्सटेंशन प्रोड्यूस होता है, दैट मीन्स इसकी लेंथ में भी एक्सटेंशन प्रोड्यूस होता है। और वो कैसे कैसे होता है, जैसे कि सिंपली कि जब ये क्या करते जाते हैं, लोड इंक्रीज करते जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के बेस पे इन्होंने कंक्लूजन दिया था, और वो कंक्लूजन क्या था, विद इन द इलास्टिक लिमिट the extension in the wire is directly proportional to the load due to which it is producing, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, इसमें एक्सटेंशन होता है। ओके तो मैं यहाँ पर इसको एक बार लिख देती हूँ। अकॉर्डिंग टू हुक, within elastic limit the extension in the wire is directly proportional to the load ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूसिंग। यानी कि जितना आप लोड इंक्रीज करते जा रहे हैं ना, उतना ज्यादा क्या होता जाता है, एक्सटेंशन प्रोड्यूस होता जाता है। तो यहाँ पर जब इसके बाद इन्होंने इसको ये कब डिस्कस किया था, 1676 में, ओके और इन्होंने अपना ये स्टेटमेंट दे दिया था, और जिसको कहा गया था हुक्स लॉ। लेकिन क्या हुआ था कि जब ये स्टेटमेंट मिला था, हुक ने तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट दे दिया था, लेकिन जब भी कोई एक नया लॉ दिया जाता है तो जो बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, उनके दिमाग में ये आता है कि भैया ये जो चीजें कैसे कैसे पॉसिबल हुई होंगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को फिर क्या था, एक इंग्लिश साइंटिस्ट जो है थॉमस यंग, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से रीड करना चाहा था, अच्छे से स्टडी करना चाहा था, ठीक है। और थॉमस यंग ने भी ये कब करना चाहा था, 1807 में। ओके बच्चा 1807 में, यानी कि कितना डिफरेंस आ गया, बहुत ज्यादा सालों के बाद। तो थॉमस यंग ने जब ये एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने देखा था कि सिर्फ स्ट्रेचिंग यानी कि वायर को स्ट्रेच करने पर ही ये केस पॉसिबल नहीं है। अगर हम उस वायर को ट्विस्ट करते हैं या फिर बेंड करते हैं तो भी यही पोजीशन जो है वो सक्सेसफुल होती है। यानी कि चाहे आप वायर को डिफॉर्म कर रहे हो ना, कैसे भी कर लो, चाहे आप उसको स्ट्रेच करो, चाहे उसको बेंड करो, चाहे उसको ट्विस्ट करो, लेकिन क्या होता है कि जो भी आप लोड अप्लाई करते हो उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक्सटेंशन वहां पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, फिर थॉमस यंग ने क्या किया, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करने के बाद फिर इन्होंने एक कंक्लूजन दिया, और उसके अकॉर्डिंग कहा गया विद इन इलास्टिक लिमिट, जो भी हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, स्ट्रेस दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। जो भी आप स्ट्रेस अप्लाई करते हो वो क्या होता है, स्ट्रेन के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ओके तो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। सो इजी सी लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। और जब हम मैथमेटिकली इसको सॉल्व करते हैं तो हम ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करेंगे। इसके साइन को रिमूव करेंगे तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कांस्टेंट अप्लाई करते हैं, ठीक है, इक्वल लगाते हैं पहले, फिर कांस्टेंट अप्लाई करते हैं। एंड सपोज अब यहाँ पे हम कांस्टेंट जो है वो क्या ले रहे हैं, ई ले रहे हैं, ठीक है, ई दिस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और अगर आप ई की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन मिलेगा, ठीक है। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। और आप इसको बोलते हैं क्या, कॉफिशिएंट ऑफ, हम इसको बोलेंगे कॉफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। आप कॉफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं इसे,
या फिर इसका जो दूसरा नेम है दैट इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। हम इसे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहेंगे। तो बच्चा देखो E कांस्टेंट है, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में कर्व जो है वो प्लॉट करते हैं तो वो आपको कैसा मिलेगा, इट विल बी स्ट्रेट लाइन। और अगर ये स्ट्रेट लाइन होगा तो आप इसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे और इसका स्लोप क्या होगा हमारे पास, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होगा। ठीक है, और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन दैट मीन्स E के इक्वल हो जाता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखते हो कि ये जो E है इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट की बात कर लेते हैं चलिए। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन दोनों को ही हम यहाँ पर साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ E, तो बच्चे E का जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यूनिट अगर हम SI सिस्टम में लेते हैं तो स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, दिस इज द डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्ट्रेन तो यूनिटलेस होता है तो इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली हम CGS सिस्टम में भी इसकी यूनिट ले सकते हैं एंड वहां पर न्यूटन की जगह डाइन होगा और ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। सो इट इज डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे आपके पास यूनिट आती है ऐसे ही हम इसको डायमेंशन को भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो न्यूटन के लिए m1 L1 T-2 मीटर स्क्वायर से आप डिवाइड कर रहे हो दैट मीन्स L2 से, तो ये हो जाएगा L-1। सो इट्स द डायमेंशन ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो यूनिट और डायमेंशन तो हो चुका है। फिर आप यहाँ पर देखते हो कि भैया ये जो है किस किस पर डिपेंड करता है, डिपेंडेंस हम इसकी देखते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो हम यहाँ पर देखते हैं, क्या हमने देखा कि जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है ना, और इनका जो रिलेशन है वो E के थ्रू जस्टिफाई किया जाता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये हर एक मटेरियल के लिए तो सेम होगा नहीं, मतलब जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनके लिए तो सेम होगा नहीं, क्योंकि अगर हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या है, अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में भी वापस आना चाहिए। तो हर एक मटेरियल के लिए ये डिफरेंट होता है। सो वी कैन से दैट इट depends on the nature, it depends upon the nature of material। ठीक है, जो भी मटेरियल है उसके नेचर पे डिपेंड करता है और उस मैनर पे भी डिपेंड करेगा जिसमें आप इसको डिफॉर्म कर रहे हो, जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, कैसे अप्लाई कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करेगा। ओके, एंड ऑन द मैनर इन विच इट इज डिफॉर्म, जिसमें इसको हम डिफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, एक तो हो गई डिपेंडेंस में ये वाला कॉन्सेप्ट। सेकंड हमारे पास होता है, अगर अब आप देखो तो E क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यानी कि रेशियो है। हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास 2/1 है, मतलब स्ट्रेस 2 है और इसमें स्ट्रेन कितना हो रहा है 1। अगर हम 10 टाइम जो है स्ट्रेस ज्यादा अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो उसमें स्ट्रेन भी क्या होगी, 10 टाइम हो जाएगी। 10 टाइम हो जाएगी तो इट विल बी 20/10, तो इसका रेशियो भी क्या आएगा, 2/n। तो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि चाहे आप स्ट्रेस इतना ले लो चाहे इतना ले लो, चाहे आपकी स्ट्रेन इतनी आ जाए या इतनी आ जाए, इसकी वैल्यू तो कैसी रहनी है, कांस्टेंट रहनी है। यानी कि ये स्ट्रेस और स्ट्रेन पर डिपेंड नहीं करेगा। ओके, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इन दोनों पर ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब आप यहाँ पर देखते हो कि E जो है इसके नॉर्मल आपको कॉन्सेप्ट मिल चुके हैं, टाइप हो गया, यूनिट हो गया, डिपेंडेंस हो गया, डायमेंशन हो गया, क्या बचा, टाइप, कि इसके कितने टाइप होते हैं। तो बच्चा जो भी हम अगर अब देखते हैं तो ये हमारे डिपेंड करता है किस पर, स्ट्रेन पर। हमने कॉन्सेप्ट क्या देखा, स्ट्रेस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, यानी कि जितनी टाइप की हमें स्ट्रेन देखने को मिलती है उतनी ही टाइप के हमारे क्या हो जाते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की तो हम इसे बोलेंगे यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की देन हम इसको बोलेंगे बल्क मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी।
बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और अगर हम कॉन्सेप्ट लेते हैं शियर स्ट्रेन का, तो इसका जो थर्ड टाइप हमारे पास होगा दैट विल बी द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो अब आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है इसका कि ये जो हुक्स ने एक्सपेरिमेंट किया था क्या ये सच में था, मतलब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। तो आप एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा था कि जो स्ट्रेस है, ओके, जो स्ट्रेस है हमारे पास वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेन के। तो इससे हमारे पास यहाँ पर इलास्टिसिटी के लिए जो कॉफिशिएंट मिल जाता है और इसकी वैल्यू क्या होती है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के इक्वल होती है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि क्या ऐसा सच में होता है, तो इसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को हम यहाँ पे करते हैं। तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हुक्स ने किया था ये तो इसने यहाँ पर क्या है, रिजिड सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट दैट मीन्स फिक्स्ड है, ये हिलेगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, स्प्रिंग है। इसके बाद इसने इस स्प्रिंग को कनेक्ट किया था इससे, ये है पॉइंटर, पॉइंटर जो है ये इस एरो के थ्रू पॉइंट कर रहा है, मतलब यहाँ से आप इस स्केल के थ्रू वैल्यूज जो है, रीडिंग जो है वो ले सकते हो। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्केल है, ओके। और दिस इज वर्टिकल स्केल, ये ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में है। उसके बाद यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास एक पेन है और ये जो अरेंजमेंट है एक टेबल के ऊपर है। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि जब ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था तो इस पेन के अंदर क्या है, वेट रखा जाता है, ओके। और जब वेट रखा जाता है तो जैसे सपोज किया कि आपने ये एक वेट यहाँ पे रख दिया, तो इसके वेट को यहाँ रखने से ये जो स्प्रिंग है ये क्या होती है, एक्सटेंड होती है, यानी कि इसकी लेंथ इंक्रीज होती है। और जब इसकी लेंथ इंक्रीज होती है तो ये जो पॉइंटर है ये भी डिस्प्लेस होता है। हम सपोज कर लेते हैं कि लेंथ इंक्रीज होने पर ये पॉइंटर जो है थोड़ा सा नीचे आ जाता है। व्हाई? बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द लोअर एंड ऑफ द स्प्रिंग, ये स्प्रिंग के लोअर एंड से कनेक्टेड है, ओके। अब ये नीचे आ जाता है, जैसे कि हमने सपोज किया कि यहाँ पे आ जाता है, तो हम इसकी रीडिंग को देख सकते हैं। तो ये जो रीडिंग में यहाँ पर जैसे सपोज किया हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम जो हमने वेट लिया वो कितना लिया, हमने यहाँ पे 5 ग्राम का वेट लिया, ठीक है। और 5 ग्राम का वेट लेने पर हमने इसकी रीडिंग्स नोट की। तो सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास इसकी जो रीडिंग है वो कितनी आ जाती है, 5 ही आ जाती है। हम इतना अप्रोक्सीमेटली इसको यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जो लोअर एंड है वो कहाँ तक आ रहा है, 5 सेंटीमीटर तक आ रहा है। अब क्या हुआ, अब आपने जो वेट है इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है। जैसे कि अब ये 5 ग्राम का था ना, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक 5 ग्राम का ही एक और ले लिया है, तो ये ले लीजिए। अब हमने ये नेक्स्ट लिया है ये 5 ग्राम और ये भी कितना, 5 ग्राम। तो आपने कितना वेट इंक्रीज किया है यहाँ पे, आपने अब ये कर दिया है 10 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 तो था ही पहले से, आपने 5 और इंक्रीमेंट कर दिया है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो पॉइंटर है ये थोड़ा सा और डिस्प्लेस हो जाता है। हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि ये कितने पर आ जाता है, 10 सेंटीमीटर पर आ जाता है, ठीक है। तो इन दोनों की रीडिंग्स के बीच में ये जो डिफरेंस हमें मिलता है ये हमारे पास यहाँ पे क्या कहलाता है, एक्सटेंशन। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि ये एक्सटेंशन आपको उतना ही मिलता है जितना कि आप क्या करते जा रहे हो, अपना वेट इंक्रीज करते जा रहे हो। तो जैसे कि अब आगे आप नेक्स्ट करो, सपोज कर लो कि आपने यहाँ पे 5 ग्राम का एक और रख दिया, ठीक है, वेट और रख दिया, तो ये और थोड़ा नीचे हो गया है। इसके नीचे होने पर ये रीडिंग आपके पास यहाँ पर टोटल वेट कितना हो गया, 15 ग्राम। और आपके पास रीडिंग भी सपोज कर लीजिए कहाँ तक आ जाती है, 15 सेंटीमीटर तक आ जाती है। तो एक्सटेंशन अभी कितना हुआ, 10 - 5 है, ठीक है। यहाँ पे अभी आप देख रहे हो तो एक्सटेंशन कितना है, -10 यानी कि 5 है। तो ये जो एक्सटेंशन है ये इसके वेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिपेंड कर रहा है। अगर सपोज करो हमने इसकी वैल्यू ना यहाँ पे कितनी कर दी, 30 ग्राम कर दी, ओके, 30 ग्राम। तो ये जो है ये और भी ज्यादा डिस्प्लेस होगा और इसके और भी ज्यादा डिस्प्लेस होने पर हमने ये सपोज किया कि ये भी कितना यहाँ पर हो जाता है, 30 सेंटीमीटर। तो अब आप देखो आपने वेट ज्यादा इंक्रीज किया है ना, अभी तक तो आप 5 के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे थे, अब आपने यहाँ पर क्या कर दिया, 15 ग्राम इंक्रीज कर दिया। तो 15 ग्राम इंक्रीज करने पर आपका जो चेंज आता है ये कितना आता है, 15 सेंटीमीटर आता है। तो अगर हम इन सारी वैल्यूज के बीच में, मतलब इन सारी वैल्यूज को लेकर कोई कर्व जो है यहाँ पे ड्रॉ करें स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, तो वो हमें कैसे मिलेगा, उसके लिए ओरिजिन लोगे, ये 5 ये 10, मतलब इक्वली हम यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यूज जो है वो लिख देते हैं
ये 25 एंड दिस इज 30। सिमिलरली यहाँ लिख देंगे 5, 10, 15, 20, 25 एंड दिस इज 30। तो बच्चे आप देखो 5 ग्राम पे कितना है, 5 सेंटीमीटर। ये 5 ग्राम जो भी हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो स्ट्रेस है वो हम यहाँ पर किस में कर रहे हैं, लोड के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये लोड है यहाँ पे, तो लोड के अकॉर्डिंग किया तो, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे एक्सटेंशन। ठीक है, ये होगा एक्सटेंशन और ये होगा यहाँ पे लोड। तो 5 ग्राम रखने पर आपको 5 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला। ठीक है, नेक्स्ट टाइम 10 ग्राम पे 10, ये 10 ग्राम है और ये 10, तो ये हमारे पास इतना हो जाता है। फिर 15 पे 15, ये 15 है और ये भी 15 है, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये लीजिए। और फिर उसके बाद 30 पे 30 यहाँ पे है, और इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे 30, तो ये आपको यहाँ मिलता है। तो जब हम इन पॉइंट्स को मिला लेते हैं, ठीक है, तो ये हमें क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ पे मिलती है। तो चलिए हम इन पॉइंट्स को यहाँ पे मिलाते हैं। यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है ये लाइन, और ये देखिए ये हमें कैसे मिल रही है, एकदम स्ट्रेट मिल रही है। तो ये कर्व हमें कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है। स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो भी हमारे पास यहाँ पे एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो किस पर डिपेंड कर रही है, लोड पर डिपेंड कर रही है, और वो भी कैसे, एकदम स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब बच्चे हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर स्ट्रेस लेते हैं एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर अगर हम स्ट्रेन लेते हैं, तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन जो है मिलती है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे क्या करें, इस तरफ स्ट्रेस लेते हैं और यहाँ स्ट्रेन लेते हैं, तो भी हमें क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन ही मिलता है। लेकिन हम जब इसका स्लोप कैलकुलेट करते हैं, तो स्लोप ये हमारे पास क्या होगा, dy बाई डी एक्स। तो ठीक है, तो dy हमारे पास क्या हो जाता है, स्ट्रेस, और dx में हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेन। सो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी कि ये हमें E के इक्वल मिल जाता है। और इस टाइम में जब हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमें क्या मिलता है, 1/E मिल जाता है। ठीक है बच्चा, तो ये हमारे पास हुक्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हो जाता है। इस हुक्स लॉ में हम यहाँ पर एक नई टर्म लेते हैं, नई टर्म हम पढ़ते हैं, दैट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बच्चा अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा हमारे पास, वो क्या होगा, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और उनके लिए हम डिटेल से हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करना। ठीक है, और वेट करना मेरी न्यू वीडियो का। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।